नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के हर एक छोटी बड़ी पार्टी के लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इस देश के, उनकी बैठक हुई। बैठक से पहले जितनी भी चर्चाएं चल रही थी, बैठक के बाद लगभग कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या चुनाव का ऐलान होगा या फिर से 370 जो है वो बहाल किया जाएगा, ये सारी अफवाहें चल रही थी। लेकिन बैठक के बाद थोड़ी बहुत स्थिति जो है स्पष्ट नज़र आई। सभी लीडर थे। उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, जो कि एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उन्होंने फिर से एक बार 370 का राग अलापा। हालांकि शांति प्रिय ढंग से कहा उन्होंने कि क्योंकि मसला कोर्ट में है इसलिए हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये 370 बहाल नहीं होता है हम चैन से नहीं बैठेंगे। महबूबा मुफ्ती इस बैठक में भी पाकिस्तान राग अलापती हुई नजर आई और एक बार फिर से 370 बहाल करने की बात कही। हालांकि बैठक को बड़ा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बताया उन्होंने। मुजफ्फर बेग से लेकर के हर किसी ने इस बैठक की तारीफ की और उन्होंने कहा, मुजफ्फर बेग की अगर खासकर बात करें, कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जो कश्मीर है वो अपनी पूर्णता के साथ रहना चाहिए। सबसे नज़दीकी और सबसे कॉन्क्रीट जवाब जिनकी तरफ से आया वो गुलाम नबी आज़ाद नज़र आए, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। आपको बता दें कि जब गुलाम नबी आज़ाद, आपने देखा होगा कि जब राज्यसभा से उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और गुलाम नबी आज़ाद एक दूसरे के वाक़यों को याद करते हुए रो रहे थे। ये दिली रिश्ता जो है उस वक्त भी नज़र में आया था और इस मीटिंग के दौरान भी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बड़ी अच्छी मीटिंग रही, ये मीटिंग होते रहनी चाहिए और इस मीटिंग से ही कोई समाधान निकल सकता है इस बातचीत से। लेकिन हमने कुछ और मांगे नहीं रखी हैं, हम बस चाहते हैं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वहाँ इलेक्शन होनी चाहिए, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड की वजह से इलेक्शन की देरी हो रही है और डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन भी राज्य का होना बाकी है। पूर्ण राज्य पे हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से किसी भी नेता ने नहीं कहा कि कुछ जवाब आया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इतना ज़रूर कहा कि कश्मीर में बैठे हुए लीडर न दिल से दूरी रख रहे न दिल्ली से। ये एक सौहार्दपूर्ण बातचीत थी। लेकिन परिसीमन को लेकर के जो डिलिमिटेशन है राज्य का, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कश्मीर के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा, ये तीनों संजीदा नजर आए। इन तीनों का कहना है कि परिसीमन के बाद ही चुनाव के कुछ आसार जो हैं वो बन सकते हैं अगर स्थिति ऐसी ही रही, क्योंकि सीज़ फायर वहाँ चल रहा है, कोई आतंकवाद की घटनाएं भी बहुत कम हो चुकी हैं और प्रदेश की जनता भी कुछ हद तक संतुष्ट नज़र आ रही है। ऐसे में परिसीमन के बाद वहाँ एक संपूर्ण सरकार जरूर बननी चाहिए, ये आश्वासन दिया गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जम्मू कश्मीर में इस परिसीमन के बाद हिंदू मुख्यमंत्री बनने का कोई फार्मूला निकल सकता है, क्योंकि आबादी वहाँ मुसलमानों की ज़्यादा है और हिंदू अल्पसंख्यक हैं उस प्रदेश में। बाकी जगहों पे जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे 30% मुसलमान और 70% हिंदू हैं, लेकिन कश्मीर में ठीक उल्टा 70% मुसलमान और 30% हिंदू हैं। आपने देखा कि इतना पश्चिम बंगाल में 30% और 70% होने के बावजूद 70% पे 30% जो है वो भारी पड़ा था और लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी वहाँ पे सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्या क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, इस पे बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि माता वैष्णो देवी कश्मीर में है, बाबा अमरनाथ कश्मीर में है, शंकराचार्य की पीठ कश्मीर में है और ना जाने ऐसे कितने ही पीठ जो हैं, कितनी ही मंदिरें जो हैं वो कश्मीर में हैं। मगर कश्मीर में हिंदू
अल्पसंख्यक हैं। और जो फासला है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर तक ये दिखाता है कि कश्मीर में शायद ही कभी कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन सके। हालांकि आपको बता दें कि इन सभी परिस्थितियों के बावजूद वहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो हिंदू ही थे और वो उन्होंने कभी उस प्रदेश में कोई भेदभाव नहीं किया। तो क्या क्या हो सकता है बीते 70 सालों की अगर बात करें, क्यों ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। बीते 70 साल में कश्मीर कांग्रेस के लिए महज एक राजनीति का ज़मीन रह गया था, लैंड ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ पे वो पाकिस्तान की खिदमतगारी करते हुए, आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए वहाँ की 2 रीजनल पार्टियों को ये समझा दिया था कि कश्मीर आपकी जागीर है, आप जैसे चाहें वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही थी। तो यही वजह है कि वहाँ पे अभी तक कुछ भी बदलाव देखने को नज़र नहीं आया था। ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ 370 भी लगाया गया था, इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की पॉलिटिकल मोटिव थी। वो कभी भी कश्मीर को स्थिर देखना ही नहीं चाहते थे। उनके अंदर तो सिर्फ ये था कि एक राज्य किसी भी हाल में हमारे कब्जे में रहे और उस राज्य के अस्थिरता, खून खराबे के साथ हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करें। ये जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चला आ रहा था। तो 70 सालों से वहाँ पे था महबूबा मुफ्ती का परिवार और शेख अब्दुल्ला, जिनके बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। ये दोनों परिवार कश्मीर को अपनी जागीर समझ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में वो चाहे जो भी करें सब जायज़ है। और महबूबा मुफ्ती को तो आपने देखा होगा कि कितने बार आतंकियों की मौत पे उनके घरों में जाके वो रोती हुई नज़र आई हैं। उनकी संवेदनाएं उधर थीं, जबकि उसी वक्त में देश की सेना शहादत के न जाने कितने ही जाने गंवा रही थी इस शहादत के नाम पे कश्मीर को बचाने के लिए। लेकिन हमेशा सेना के लिए महबूबा मुफ्ती की तरफ से आग ही निकलता था उनके मुंह से। तो ये दोनों जो परिवार हैं ये सुन्नी परिवार से हैं। मैं बताना चाह रही हूँ बस इतना कि क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि नहीं। तो ये दोनों परिवार सुन्नी परिवार से हैं, लेकिन जिस तरह से 370 को हटाया गया है, रिवोक किया गया है, उसके बाद इन दोनों की राजनीति जो है बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। ये आपने वहाँ पे जो लोअर बॉडी की जो एक इलेक्शन हुई थी अभी पिछले साल ही, उसके जो रिज़ल्ट आए थे उसके परिणाम से आप समझ गए होंगे कि महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला की ज़मीन अब वहाँ खिसक चुकी है। शायद जनता के बीच वो पैठ नहीं रह गया है। ये 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की टोटल जनसंख्या जो है 30% हिंदुओं की है और 67% जो है वो मुसलमान हैं। बाकी जो हैं उनमें और भी जो छोटे छोटे धर्म हैं, जात हैं, कास्ट हैं, वो सब उसमें नज़र आते हैं, जिनमें सबसे मजबूत गुट जो है इन 67% में वो सुन्नी मुसलमानों का है, जो आतंक को बढ़ावा देने में बिलीव करता रहा है आज तक। आप देखेंगे जहाँ भी सुन्नी मुसलमान है विश्व के किसी भी कोने में, वहाँ पे खून खराबा जो है वो बड़ा आम है। इनको जिहाद जो है, जिहाद का इन्होंने मतलब ही यही समझ रहा है कि चाहे स्थिरता से नहीं रहना है, शांति से नहीं रहना है और खून खराबा करते रहना है। भारत विरोधी मानसिकता आप देखेंगे कि जहाँ भी सुन्नी हैं, जो भी भारत के सुन्नी हैं, वो भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान और भारत के मैच में भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जीत पे ये पटाखे छोड़ते हुए आपको नज़र आएंगे कई बार, और पाकिस्तान के नाम पे ये रोते हुए भी नज़र आएंगे। ये सुन्नी मुसलमानों की जो है वो फितरत में है, वो देश विरोधी काम में लगे रहते हैं। सुन्नी मुसलमानों के बाद इस प्रदेश में सिया मुसलमानों की संख्या है और शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि वो भी मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनकी भी संख्या बड़ी मात्रा में वहाँ पे मौजूद है। खासकर जम्मू के बहुत सारे जो जनजातीय हैं, लोग हैं, वो मुसलमान बन चुके हैं, जिनमें बकरवाल भी आते हैं। बकरवाल अपनी लड़ाई अलग तरह से लड़ रहे हैं। शिया और जनजातीय मुसलमान यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब
मुसलमान की अगर बात करें तो वो अक्सर बीजेपी के साथ नज़र आता है, क्योंकि ये लोग 70 सालों से सुन्नी मुसलमानों के आतंक के साए में जीते रहे हैं, बहुत पीड़ित हैं, इसलिए आवाज़ें कुछ दबी सी हैं, मगर ये पंछी की तरह, बाज की तरह फड़फड़ाना ये भी चाहते हैं, एक सुखद माहौल में रहना चाहते हैं। जो सुन्नी मुसलमान है वो पाकिस्तान परस्त होता है, लेकिन अगर सिया और बकरवाल इन सारे मुसलमानों की अगर बात करें, और जो कि जितने भी जनजातीय मुसलमान जो कि अब मुस्लिम बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनको इस तरह की राजनीति पसंद नहीं आती है। आतंकवादी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह रेडिकलाइज किया जाए और उनको कट्टरपंथी बनाया जाए और कश्मीर पे किसी तरह सिर्फ इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान का कब्ज़ा हो, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पे चीन उठा सके। हम सब जानते हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 30% मुस्लिम आबादी वाला ये जो राज्य है, शिया और शेड्यूल ट्राइब मुसलमान मिलाकर कश्मीर में एक सुन्नी मुसलमानों का विरोधी बेड़ा जो है वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि अकेले 30% जो हिंदू है वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। और क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि जेनोसाइड हुआ 90 के दशक में, 90 के दशक में, उसके बाद वहाँ से हिंदुओं को छोड़ना पड़ा था, वो पलायन किए थे, उसके बाद उनके अंदर जो दहशत है और भी ज़्यादा भरा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जो हैं वो जम्मू एरिया में रहते हैं। अगर कश्मीर के घाटी के एरिया की अगर बात करें तो वहाँ हिंदू जो है वो सुन्नी के बराबर है। यही वजह है ये परिसीमन जो है, डिलिमिटेशन जो है, बेहद ज़रूरी है, ताकि आबादी को मिक्सअप किया जाए और उसके बाद किसी भी तरह के चुनाव के लिए तैयारी की जाए। लेकिन अगर ये शिया मुसलमान, ये शेड्यूल ट्राइब जो कि अब मुस्लिम बन चुके हैं और हिंदू एकजुट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आतंकी फितरत वाले जो सुन्नी मुसलमान हैं उनके अगेंस्ट में एक लॉबी तैयार हो सकती है जो उनको चैलेंज कर सकती है। लेकिन कितना क्या ये इतना आसान है, आपको समझना पड़ेगा। अब आपको याद होगा कि पिछली बार बीजेपी इसमें कामयाब भी हुई थी, इसलिए पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी बीजेपी। और ये कामयाबी जो अभी 370 हटाने के बाद जो लोअर बॉडी का इलेक्शन हुआ था वहाँ पे, उसमें भी नज़र आया था बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी और बीजेपी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अगर बोलेंगे तो, क्योंकि लोअर बॉडी का जो इलेक्शन होता है वो तो बिल्कुल छोटे छोटे स्तर पे होता है, जो ग्रामीण स्तर है, जो मोहल्ला स्तर है, उस पर होता है। अगर वहाँ पे सीटें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो एक मास है, एक जो तबका है, वो चाहता है कि बीजेपी यहाँ पे आए और इस राज्य का भी विकास हो। कोई ऐसी सरकार यहाँ पे आए जो रेडिकलाइजेशन नहीं लेकर आए, जो आतंकवाद लेकर नहीं आए, बल्कि टेररिज्म के बजाय वहाँ पे डेवलपमेंट की बातें हों, वहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट की बातें हों और वहाँ के जो लोग हैं वो खुली हवा में सांस ले सके कहीं ना कहीं। लेकिन बीजेपी अगर इन्हीं फार्मूला को अगर अपनाती है, क्योंकि अगर पिछली बार की विधानसभा चुनाव को देखें तो बहुत कम का अंतर था, बीजेपी के पास 25 सीटें थी और पीडीपी के पास 28 सीटें थी। बीजेपी अगर इस लॉबी को बनाने की कोशिश करती है, मतलब कि शिया मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और जो कन्वर्टेड शेड्यूल ट्राइब मुस्लिम्स हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम्स, उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है, उनको हिंदुओं के साथ जोड़ के एक आश्वासन देती है, कुछ उनके मतलब की बातें करती है, उनके खुले सांस के लिए सुरक्षा प्रदान करने की आश्वासन देती है, डेवलपमेंट की बातें करती हैं, बिजनेस की बातें करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये जो 3 अंकों का फासला, जो 3 सीटों का जो फासला था, वो ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन करवा रही है, उस परिसीमन से जम्मू और कश्मीर की सीटों में बदलाव भी होगा
और जम्मू विधानसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। अगर ये बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा सीधे तौर पे बीजेपी को मिलेगा। फिलहाल जम्मू में 36 और कश्मीर में 47 सीटें हैं। अगर जम्मू की सीटें बढ़ती हैं तो सूबे की राजनीति में जम्मू का दबाव जो है वो बढ़ जाता है, और जम्मू का दबाव अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये एक शुभ संकेत, एक गुड साइन बीजेपी के लिए हो सकता है। लेकिन बीजेपी को भी वहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स जो है वो जनता हित में किस तरह से उस डायरेक्ट मैसेज दिया जाए उस लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस मीटिंग में भी जो कश्मीरी पंडित हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ नजर आए, क्योंकि उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। हालांकि कश्मीरी पंडितों को सोचना चाहिए कि ये जो मीटिंग थी वो उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए थी। अगर कश्मीरी पंडित इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनको भी कश्मीर में जाके कहीं ना कहीं अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी, अपना स्टैंड रखना पड़ेगा, और उसके बाद सिस्टम का हिस्सा बनते हुए इस तरह की मीटिंग्स में आना पड़ेगा। इस तरह से सरकार की भी मदद करनी पड़ेगी। कश्मीर के जो कश्मीरियत है, जो सूफियत है और जो खूबसूरती है उसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। कश्मीर जो फ़िलहाल आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, जहाँ की ज़मीनें इतनी दहशतगर्दी वहाँ हो चुकी है कि ज़मीन लाल हो चुका है, खूनी ज़मीन नज़र आता है, उस खूनी ज़मीन को खूबसूरत जन्नत एक बार फिर बनाने में कश्मीरी पंडितों को अपना योगदान देना पड़ेगा। इसके अलावा कश्मीर में 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएंगी, ऐसी खबर आ रही है। ये अनुसूचित जनजाति भी मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार से अलग रुख रखते हैं। ये जो अगर होता है कि हाँ, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 11 सीटें जो हैं वो सुरक्षित रखी जाएंगी, आरक्षित रखी जाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो ये लोग, क्योंकि अभी तक इनका दमन होता रहा है और ये लोग सबसे ज़्यादा सफ़र रहे हैं इस कश्मीर घाटी के इलाके में, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फ़ायदा जो है बीजेपी को पहुंचेगा, क्योंकि ये लोग फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के परिवार से कहीं ना कहीं बिफरे पड़े हुए हैं, शोषित हैं, और अब अपनी ज़मीन देखना चाहते हैं, अपनी कुवत को आंकना चाहते हैं, अपने बलबूते पे जीना चाहते हैं। तो ये अगर होता है तो ये ऐसी पॉलिटिक्स होगी जिसका सीधा फ़ायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है, अगर ऐसा होता है तो। और इसके होने की वजह से क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में जो एंटी फैमिली, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, वो भी जो है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चोट होगा, और एंटी फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो मजबूत होगी। जैसे आपने देखा कि डायनेस्टी के खिलाफ आज पूरा देश है, और कांग्रेस चाहकर भी अपनी जगह जो है वो नहीं बना पा रही है, क्योंकि कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा कोई अपना नेता खड़ा नहीं कर पा रही है। तो ये इसका फ़ायदा जो है, अगर यही चीज़ें वहाँ भी हवा ऐसी बहती है और इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं एंटी फैमिली पॉलिटिक्स, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स का कश्मीर में हिस्सा हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कश्मीर बाहर आना चाहेगा कि हम अब हर किसी को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, कहा कि अब युवाओं को वहाँ पे मौका देना चाहिए, उनको जो मेन स्ट्रीम है उसका हिस्सा बनाना चाहिए। और विकास में जब युवा सोच जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो विकास भी बहुत ही यंग डेवलपमेंट के साथ आगे चलेगा। यंग माइंड एंड यंग पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को बहुत स्पीडी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ पे रह सकता है। 30 सालों के बाद अब इन कश्मीरी पंडितों की संख्या बढ़कर 5 लाख हो गई है, ऐसा माना जा रहा है, जब ये 370 हटाया गया है तो। और उसके पहले भी जितने काम किए गए हैं उसको आंकते हुए अगर देखें तो ये सभी मिलकर जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम बनाने की मुहिम छेड़ सकते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। ये डायरेक्ट मैसेज जो है वो पाकिस्तान को भी जाएगा, और पाकिस्तान को समझ में आएगा कि हिंदुस्तान चाहे जैसा भी हो लेकिन एक काबिल
व्यक्ति को जब सीएम बनाया जाता है तो वो हिंदू मुसलमान से ऊपर होता है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम परस्ती वाली पॉलिटिक्स पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में करता रहा है उसको भी बहुत बड़ा ठेस पहुंच सकता है। अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री सही रणनीति के साथ, मेरा ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सही रणनीति के साथ इस फार्मूले को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें 30% जो हिंदू आबादी है उसको अपने साथ हर हाल में बांधे रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं रह जाएगा जब कश्मीर में भी हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है। ये मेरा आकलन था, ये आकलन अपने एनालिसिस पे मैंने किया। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति है वो उन लोगों तक पहुंच सके और आगे की रणनीति को देखते हुए वो भी कश्मीर को इमेजिन कर सके कि हाँ, ये जमी का जन्नत जो है आने वाले दिनों में उनके लिए सच में बहुत खूबसूरत होने वाला है। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नमस्कार।